बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। और संभल में क्या हुआ था 1978 में, एक एक सच सामने आएगा, एक एक गुनहगार पकड़ा जाएगा, एक एक के साथ इंसाफ होगा और एक एक के साथ हिसाब भी होगा। यह बात योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने विधानसभा में भी कही थी। और लगातार जिस तरह से संभल में सच सामने आ रहा है, पीड़ित सामने आ रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं, उनके आंसू बहुत कुछ कहते रहे हैं अभी तक। अब उन सब की जांच होगी कि आखिर उनके दरिंदे हैं कौन। वो कौन दरिंदे हैं जिन्होंने हिंदुओं की संख्या घटाकर इतनी कम कर दी संभल में। वो कौन दरिंदे हैं जिन्होंने सारे सच को अब तक दबा कर रखा। इसलिए अब सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब सीधे तौर पर कह दिया गया है कि 1978 में जो दंगे हुए थे, जो पूरी दास्तान लोग चीख चीख कर अब सुना रहे हैं, सब सामने आ रहा है, उन सब की अब जांच होगी और रिपोर्ट कोई सालों साल में नहीं बल्कि एक हफ्ते में सामने आएगी। यानी एक हफ्ते में सीधे आदेश दे दिए गए हैं कि पूरी जो जांच है उसको, जो पुराने से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, उन सब की रिपोर्ट एक हफ्ते में दी जाए और एक हफ्ते के बाद पूरी तरह से दूध का दूध पानी का पानी। तो ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो करके दिखाया। लेकिन अब जाहिर तौर पर कट्टरपंथी इस मुद्दे को लेकर भड़क गए हैं। उनको लग रहा है कि भाई गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले भी हाहाकार मचा रहे हैं। तो ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ टस से मस नहीं हो रहे और उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो इस ऐलान पर आज चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन है वो लोग जो दरिंदों के साथ खड़े हैं, दंगाइयों के साथ खड़े हैं, जिनको बहुत ज्यादा चुभ रही हैं ये बातें कि आखिर ये एक्सरे हो क्यों रहा है, आखिर संभल की सच्चाई सामने आ क्यों रही है। तो जरा आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले तस्वीरें और बयान। से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। सदन के माध्यम से जनहित में जनपद संभल में सन 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच कराए जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने की मांग करता हूं। अब आप क्या मांगेंगे? सरकार दोबारा केस खोले और दोषियों को सजा दे, जो उस वक्त नहीं मिल पाई दबाव में। जो शरण लेने के लिए हमारे दुकान में घुसे ये सोच के कि यहाँ सेफ हैं, तो वो पता चल गया उनको किसी तरीके से। और जो हमारे बाबा जी थे, वही श्री बनवारी लाल जी, वो इस कॉन्फिडेंस से गए कि मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरा सब कहना मानते हैं, मेरा रिगार्ड करते हैं। पर उस समय किसी ने नहीं सुनी उनकी। न्याय मिलना चाहिए। जिन निर्दोष लोगों की हत्याएं होती जाना गई थी, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। अब सरकार से तो यही मांग है कि योगी जी थोड़ा सा पूरी सावधानी से अगर जांच करेंगे, न्याय होता है तो वो न्याय कभी भी हो, बहुत अच्छा लगता है। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार है। पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया। योगी जी जितने भी पुरानी जितनी घटनाएं हुई हैं, सारी घटनाओं की जांच कराएं और सारी चीजें करें। इस समय जितनी जमीनों की कब्जे हो रहे हैं, योगी जी के समय भाजपा के लोग कब्जा कर रहे हैं, इनके मंत्री सांसद कब्जा कर रहे हैं, इसकी भी हमारी सरकार बनेगी, जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई, सबको जेल भेजेंगे। आप सच्चाई जानना चाहते हैं, जिनके परिवार के लोग उसमें मरे, जिन परिवार के लोग हताहत हुए और हताहत के साथ जिन संपत्तियों को नुकसान हुआ, प्रभावित हुए, उनके परिवारजन आज भी उन चीज़ों को, उसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए उत्सुक हैं। जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए 46 साल पुराने दंगों की बात कर रही, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी
उत्तर प्रदेश के 25 साल 30 साल के नौजवानों का जो सवाल है वो पूछती रही। संभल में 46 साल पहले 184 लोगों की हत्याएं हुई, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है कि 7 दिन में इसकी कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जाए जांच की, तो ये एक अच्छा कदम है। इस सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पहले दिन से है। अपराध और अपराधियों के प्रति, दंगों और दंगाइयों के प्रति वही जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार कार्य करेगी। इन दोनों मामलों में तो भाई संभल की सर्जरी तो शुरू हो गई है, और सर्जरी वो शब्द है जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज में जब ये सब मामला हो रहा था ना, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सर्जरी भी होगी, क्योंकि जो बीमारी है उसकी सर्जरी अगर अभी नहीं हुई ना तो वो कैंसर बन जाएगा, और कैंसर का इलाज फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कैंसर बनने से पहले ही ये जो देश में हो रहा है, एक और इशारा किया उन्होंने कि ये वक्फ नहीं बल्कि भू माफिया है, भू माफिया की तरह बन गया है वक्फ बोर्ड। तो अब गाज उस पर भी गिरेगी, एक एक पाई, एक एक इंच जो है वो भी वक्फ से अब ली जाएगी, ये भी सीधा ऐलान कर दिया है। अब ये दो बयान ऐसे आ गए योगी आदित्यनाथ के, जिसके बाद हाय तौबा तो मचनी थी ना। चलिए जरा मेहमानों का रुख करते हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिक्कत है क्या, आखिर परेशानी किसको हो रही है। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के विनोद बंसल जी जुड़ गए हैं, वीएचपी के प्रवक्ता मौलाना साजिद रशीदी जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। थोड़े ही पलों में हमारे साथ अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। लेकिन मौलाना रशीदी, अगर हिसाब हो रहा है तो दिक्कत किसको है भाई? हिसाब तो होना चाहिए ना, जो गुनहगार है वो पकड़े जाने चाहिए, दंगाइयों के ऊपर गाज गिरनी चाहिए, एक एक इंच का हिसाब होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? किसको दिक्कत है? किसी ने कहा आपसे कि हमें दिक्कत है? हमें तो दिक्कत नहीं है, करिए हिसाब। वक्फ के साथ अगर भू माफिया की तरह वक्फ काम कर रहा है, उसका भी हिसाब हो तो भी दिक्कत नहीं है ना? हाँ तो करिए ना हिसाब, कौन कौन मना कर रहा है? करिए, अच्छी बात है, हिसाब होना चाहिए सबका। आपके सुर बदले बदले से क्यों है आज इतने? बदल नहीं है, सरकास्टिंग है। नहीं, मुझे तो समझ, आपके सुर बहुत बदले हुए से हैं आज। ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ है या मतलब वो सैलरी आनी शुरू हो गई है जो अरविंद केजरीवाल दे नहीं रहे थे? नहीं, सवाल ये है कि मैं वो बात नहीं बोलूंगा ना जो आप बुलवाना चाहती हैं मुझसे, मैं क्यों बोलूँ वो बात? अच्छा, तो मतलब योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं आप उनके साथ हैं, कहने का मतलब ये है ना? नहीं, आपने मुझसे एक सवाल किया कि भाई सर्जरी होनी चाहिए, सर्जरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, अच्छी बात है, होनी चाहिए, क्या बुराई है इसमें? जांच होने में होनी चाहिए, बढ़िया बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये जो मौलाना कई सारे खड़े हुए हैं वो आप उनके साथ नहीं खड़े ना, जो कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं, पुरानी बातें क्यों की जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते? मतलब नहीं, मौलानाओं को तो ये जानबूझ के खड़े कर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी से बयान दिलवा दिया कि महाकुंभ जो है वक्फ की जमीन पे है, ना उनके खिलाफ FIR कर रहे हैं, ना उनको जेल भेज रहे हैं। ये तो सारा खेल तो राकेश त्रिपाठी कर रहे हैं ना। अच्छा, राकेश त्रिपाठी भी कर रहा है? ओके, हाँ, सारा खेल राकेश त्रिपाठी खेल रहे हैं। क्या फायदा है इनको? बीच में आए, इनको फायदा क्या हो रहा है उससे? है इनको क्या फायदा है उससे? भाई ये तो राकेश त्रिपाठी बताएंगे क्या फायदा हो रहा है इनको। क्या फायदा है गड़े मुर्दे उखाड़ने से, क्या फायदा है इस तरह के बयान दिलवाने से? ये तो राकेश त्रिपाठी बताएंगे ना, इनके अंदर क्या चल रहा है, क्या मन में है, हमें क्या पता भाई? हम तो अंतर्यामी नहीं है ना, हमें कल की बात का पता है। राकेश त्रिपाठी जी, क्या फायदा मिल रहा है आपको ऐसे बयान दिलवाकर कि कुंभ की जमीन भी वक्फ की है, संभल में भी जो हो रहा है, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे हैं, पेंच मार करके बिजली के तार जोड़े जा रहे थे, ये सब आप ही करवा रहे थे क्या? देखिए रीमा जी, हर बात को फायदे और नुकसान के साथ ये मौलाना साजिद रशीदी देखते होंगे, लेकिन जो गड़े मुर्दे की बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे मुर्दे वहां जला दिए गए थे। उनकी तपन जो है ना, उनकी जलन जो है,
वो आज भी उनके परिजनों के सीने में है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनको न्याय नहीं मिला है। बड़ी संख्या में निरपराध लोगों की, मासूमों की हत्याएं हुई है, नरसंहार हुआ है और कोई दोषी नहीं ठहराया गया। मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने इन दंगे के आरोपियों को बाइज्जत बरी किया है। लेकिन संभल की खुदाई से बहुत सारे इतिहास के पन्ने खुलकर सामने आ गए, बहुत सारी वो बातें सामने निकल करके आ गई देश के सामने, जिनको दबा दिया गया था, जिनको छुपा दिया गया था, जिन जख्मों को कोई मरहम लगाने को तैयार नहीं था। वो जख्म सूख नहीं गए, वो जख्म अभी भी हरे हैं, जिनके परिजनों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। पूरी डेमोग्राफी चेंज हुई है। मौलाना साजिद रशीदी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन देश की आजादी के समय में संभल की जो डेमोग्राफी थी, जो वहां 40% से ज्यादा हिंदू थे और आज जो 20% के तकरीबन हिंदू वहां बचे, ये हिंदू क्यों वहां से पलायन के लिए मजबूर हो गए, क्या परिस्थितियां रही हैं, इन सारे बातों के जब अध्याय आज खुल रहे हैं, उनके पन्ने खुल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों को पीड़ा हो। और मौलाना साजिद रशीदी आज जितने व्यंग्यात्मक लक्षणों में कह रहे हैं ना बार बार कि नहीं करा लीजिए हिसाब, आप निश्चिंत रहिए, आप प्रसन्न हो ना प्रसन्न हो, आप समर्थन करें ना करें, सरकार अपना काम करेगी और सरकार अपना काम करना जानती है। आप लड्डू बांटे या मातम मनावें, सरकार अपना काम करेगी। सरकार आपकी प्रतिक्रियाएं देख करके रुकने वाली नहीं है। ये पिछली सरकारें होती थी जो अपना चेहरा मौलाना की तरफ देख करके करती थी कि मौलाना साहब नाराज न हो जाए तो साहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आए हुए निर्णय को भी पलट दिया जाएगा। देश की संसद से कैसे सुप्रीम कोर्ट का मखौल उड़ा दिया जाएगा क्योंकि मौलाना साहब नाराज ना हो जाए। लेकिन आज की सरकार इस बात की परवाह नहीं करती है कि कौन खुश हो जाएगा या कौन नाराज हो जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि क्या संविधान का पालन हो रहा है, क्या न्याय का पालन हो रहा है, क्या न्याय के तराजू पर पलड़े पर दोनों तरफ बराबर हो रहा है, और इनका ध्यान रखा जा रहा है। और इसीलिए आज जो विधिक तरीके हैं उन विधिक तरीकों का अनुपालन हो रहा है। सरकार ने रिपोर्ट मांगी है क्योंकि विधानसभा के सदन में विधान परिषद के सदस्य ने इस बात की अपेक्षा की है कि इस पूरे मामले में सारी तथ्यात्मक जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, सामने लाई जानी चाहिए। ये सारी रिपोर्ट सामने आएंगी और मैं जानता हूं कि अंदर ही अंदर दर्द तो मौलाना को बहुत है, क्योंकि ये सारी बातें तो कैसे जज्ब कर गए, पचा ले गए, दबा ले गए। लेकिन अब दर्द होगा, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन इन दर्द की दवाइयां लीजिए। मौलाना जी, आप मानिए मौलाना जी, हर दर्द की सर्जरी होगी और हर दर्द का इलाज होगा, ये तो बोल दिया योगी जी ने। हर दर्द की सर्जरी होगी, हर मर्म की दवा दी जाएगी, सबको दी जाएगी। रीमा जी, कमाल तो ये है कि इनको मेरे दर्द का भी पता है। हालांकि मैं टीवी पर बैठकर हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन दर्द का पता है राकेश त्रिपाठी को। कमाल है, कितने अंतर्यामी है ये लोग, मेरे दर्द की भी खबर रखते हैं। एक पुराना गाना है ना मौलाना साहब, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तो कुछ तो गम है जो छुपाने की कोशिश हो रही है इस मुस्कुराहट के पीछे। राकेश भाई, मैं मुस्कुरा नहीं हूं, मैं हंस रहा हूं। गाने में मुस्कुराना है, हंसना नहीं है। दूसरी बात मुझे बताइए, तो गम ज्यादा है इसका मतलब? नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए, अध्याय तो 2002 का भी खुलना चाहिए, अध्याय तो मुजफ्फरनगर दंगों का भी खुलना चाहिए। अगर इंसाफ करना चाहते हो तो सारा करो ना। विनोद बंसल जी, अब यही बात आ गई ना जो मौलाना जी, हाँ ठीक है, हाँ मौलाना जी ने कह दिया है, जो दिल में बात थी वो आई गई जुबान पर कि भाई जितने दंगे हुए अब तक देश में सबका हिसाब होना चाहिए। हाँ, सबका करो। अगर अन्याय की बात है, अगर न्याय की बात है, सुनिए रीमा जी, अगर न्याय की बात है तो न्याय तो देखो सबके साथ सबको मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ साधु संतों के दबाव में आके आप एक तरफ की तो जांच करेंगे और मौलानाओं को हंसता हुआ देखकर उनके दर्द की बात नहीं करेंगे, तो ये तो गलत बात है ना। दर्द है, स्वीकार कर लिया मौलाना ने, मौलाना को दर्द है, स्वीकार कर लिया। हमें दर्द नहीं है राकेश भाई, हमें दर्द नहीं है, ये न्याय की बात है, ये सिर्फ न्याय की बात है। न्याय तो होना चाहिए ना, इसी डिबेट में न्याय तो 84 के दंगों का भी होना चाहिए, न्याय तो 84 के दंगों का भी होना चाहिए, न्याय तो न्याय है, सबको होना चाहिए न्याय। विनोद बंसल जी, देखिए राकेश जी समझ कुछ और रहे थे, मैं इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर देता हूँ कि देखिए दर्द तो है, लेकिन ये दर्द देते हैं कि दर्द लेते हैं, इस पर दोनों में बड़ा अंतर है। ये जो दर्द की दवा नहीं है, ये दर्द तो देते हैं। ये तो संपूर्ण भारत को टुकड़े करके माँ भारती का एक दर्द दिया और उसके बाद में जो रह गए
वो कहते हैं कि वो लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, उस राह पर चल पड़े हैं। आप देखिए कि जब मुगल आए तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद में अंग्रेजों के साथ में क्या किया, और उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस उनके जो गुरुओं के रूप में बन के क्या किया। ये संभल की एक घटना ने चारों तरफ बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल कर दिया। आप देखिए कि वो तो एक मामला तो हरिहर मंदिर से शुरू हुआ और ये पूरा संभल जो है वो उसकी खुदाई चल पड़ी। आप देखिए कि वो जो चाहे भले आपने रोक लिया मंदिर को, हमारे को, वो ठीक है लीगल बैटल में फंस गया अभी, लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि पूरे संभल में जहां पर के कल की अवतार होने वाले हैं, मुझे लगता है उससे पहले का जो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है वो पहले से अपने आप ही प्रभु ने शुरू करवा दिया। और अभी जो पूजनीय योगी जी ने जो जिस तरह का आदेश दिया है, उससे एक बात और स्पष्ट हो गई है कि देखिए आक्रांता कभी भी कहीं भी और कैसे भी स्थिति में कोई काम करें तो ये नहीं समझ सकते, उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि 46 साल बाद भी कोई हमारी कब्र खोद देगा। आप सोचिए ना, ये योगी जी ही है एक ऐसे ही शासक है अकेला जो कि अब इस काम का मादा रखता है। आप देखिए उन्होंने ये भी सिर्फ ये नहीं कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे, उन्होंने कहा कि डीएम को कह दिया 7 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट भी चाहिए। आप सोचिए कि ये काम कोई सामान्य शासक नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं साधुवाद देता हूं और मुझे लगता है कि अपने मौलाना साहब भी इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए इनको। हाँ, वो तो कर ही रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। अखिलेश कटियार जी को फ्रेम में लाइए जरा। अखिलेश कटियार जी, अब देखिए सब कुछ ठीक से चल रहा था ना, आपके सांसद पत्ती डाल करके बिजली चोरी का केस उनके ऊपर जो चला, ना ये सब खुलासे होते, ना बिजली चोरी के मामले सामने आते, ना ही पता लगता वहां घर घर में क्या सब चल रहा था, ना ही पत्थरबाज सामने आते, ना ही पुलिस के हाथ पैर तोड़े जाते। तो ये तमाम चीजें अगर नहीं होती तो ये संभल की सच्चाई सामने ही नहीं आती। तो इसका क्रेडिट तो सपा को ही मिल जाना चाहिए फिर। एक के बाद एक जो है ना तलाई खुलती चली गई। हाँ, नहीं, क्रेडिट आप जिसको चाहे दे दें, आप उसका आपको स्वतंत्र अधिकार है। और हम इस बात को मानते हैं कि अगर किसी चीज में कोई भी सरकार न्याय की उम्मीद करती है, कोई प्रक्रिया लेके किसी समाज को, किसी व्यक्ति को, किसी वर्ग को न्याय देना चाहती है, तो उसमें किसे आपत्ति हो सकती है। जांच करिए, जो गुनहगार हैं उनको सजा मिले, और जिनके साथ गलत हुआ है, जो पीड़ित है, उन्हें अच्छा लगेगा। इस बात से कौन ऐतराज कर सकता है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं नीमा जी, हम लोग पिछले 4 महीने से लगभग 4 महीने में 3 महीने में 100 कार्यक्रम मैंने आपके साथ या चैनलों पे किए। ये जो जनता टीवी देखती है पूरे प्रदेश की, ये उम्मीद भी करती है कि कभी इन चैनलों पे हमारी भी बात हो जाए। हम हिंदू, मुस्लिम, शमशान, रमजान, मुसलमान, कब्रिस्तान, हम इसके अलावा 80% डिबेट हम आपके साथ इन्हीं मुद्दों पे करते हैं। और इस डिबेट, इस तरीके की सब्जेक्टों की चर्चाओं की बाढ़ आ गई जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी 40 से भी 37-35 सीटों पे निपट गई। कौन कर रहा है? पत्थरबाज तो आपके लोग थे ना जी। रुकिए। आपके सांसद विधायक भी तो लगे हुए थे पत्थरबाजी में। एक मिनट जी, मुझे 2 मिनट बोलने दे प्लीज। हाँ, बोलिए। जहां आप और हम बहस कर रहे हैं बैठ के, हाँ। उसके बगल में किसान अमरण अनशन पे बैठे हैं, सर्वे हो जाने देते ना जी। कार्यक्रम भी उस पे करने को तैयार नहीं है। तो मतलब कहने का है अखिलेश कटियार का, कहने का मतलब है कि 1978 में जो 184 हिंदू मारे गए, उनके परिवार वाले तो भाई जिंदा हैं, उनके परिजन अगर रो रहे हैं, बूढ़े माँ बाप जो है रो रहे हैं, वो देश के नागरिक हैं या नहीं? उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। अभी आपने सुना ही नहीं उनकी बात। अब वो खुश हुए हैं, उन पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं करवाई भाई, उन पर चर्चा नहीं करेंगे हम, उनका दर्द हमें नहीं बांटना। राम नरेश साहब उस समय मुख्यमंत्री थे, वो सरकार थी, आपने काम किया, बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि पीछे अगर कुछ भी ऐसा हुआ हो जो गलत है तो उसकी जांच कराएं, अपराधियों को सजा दें, पीड़ितों को सांत्वना दें। तो वही तो हो रहा है, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है वही तो हो रहा है, उस परिवारों के साथ संवेदना है मेरी। हाँ, तो वही तो हो रहा है, भावनाएं हैं। लेकिन रीमा कुछ जी, परिवारों जो का दूसरी आप बात, सोचिए कुछ परिवारों का था। एक मिनट, दूसरी बात क्या कह रहे हैं? हाँ बोलिए, दूसरी बात क्या है?
ये बंसल साहब से बोलो, चुप रहे भाई। विनोद जी बीच में नहीं, बीच में नहीं। हाँ बोलिए, दूसरी बात क्या है? बोलिए प्लीज। अरे दूसरी बात बताइए। आप जब हम आप बोल रहे तो बंसल जी आपको थोड़ी बीच में ठीक है, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। अब बताइए दूसरी बात क्या है? हमारा कहने का मतलब सिर्फ यही है, उत्तर प्रदेश की जो 20 करोड़ आबादी है उसमें जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है बहुत सारे काम करने की, आप करें। लेकिन जो अन्याय और अत्याचार, जो हाहाकार मचा है प्रदेश में, थोड़ा मेरा निवेदन है सरकार से कि उन मुद्दों को भी संबोधित करें। राकेश त्रिपाठी जी, हाहाकार मचा है, उन मुद्दों को उठाइए। ओके ओके, दिल्ली के आसपास अपराधियों के बीच में हाहाकार मचा हुआ है, क्या करें बेचारे। राकेश त्रिपाठी, हाहाकार। नहीं, बिल्कुल हाहाकार होना भी चाहिए। उन अपराधियों के मन के भीतर हाहाकार होना चाहिए जो संगठित अपराध चला रहे थे, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया योजना चला रहे थे। अतीक और मुख्तार जैसे लोगों में हाहाकार तो है ही और होना भी चाहिए। लेकिन जनता के अंदर आज बहुत एक सुकून की भावना है, उनको आज शांति महसूस हो रही है कि आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में अगर पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाने का दुस्साहस करेगा तो आज पुलिस हाथ बांध कर नहीं बैठेगी, पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी। और इसलिए आज अपराधियों के भीतर हाहाकार है। आज जो जातीय मजहबी गठजोड़ करके राजनीति किया करते थे उनमें हाहाकार है, आज उनको परेशानी हो रही है। ठीक है, और ये हाहाकार तो जरूरी है, प्रदेश के हित में है। अखिलेश कटियार जी, प्रयागराज में कुंभ हो रहा है। अब प्रयागराज उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। प्रयागराज में जहां इतने साधु संत पूरे देश विदेश से आ रहे हैं, अचानक से एक बयान आता है कि वो जमीन तो भाई हमारी है, वक्फ की, वहां पर क्यों बैठे हैं ये लोग। तो ये देश की समस्या है या नहीं है? इस पर चर्चा हो या इसको भी कह दें कि हाहाकार पर चर्चा हो, प्रयागराज को छोड़ दें। त्रिपाठी साहब को कुछ परिवारों के पलायन की चिंता है, बड़ी खुशी होती है देख के कि कम से कम चिंता तो कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में लाखों बच्चे जो पलायन कर रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश से बाहर थोड़ी चर्चा उसमें भी कर लेते। जो 23-27 रुपए में किसान जीवन जीने को मजबूर है, उस पलायन पे भी चर्चा कर ले त्रिपाठी साहब। वो भी आपकी ही जिम्मेदारी है, वो सरकार का ही दायित्व है। कभी उस पलायन पे भी देख ले, जो लाखों लाख लोग अपने घरों को छोड़ के छोटी छोटी नौकरियों के लिए पूरे देश प्रदेश में भटक रहे हैं। साजिद रशीदी जी को जरा एक बार फ्रेम में लेके आइए। साजिद जी, ये तस्वीरें ना लाइव तस्वीरें आज सुबह से दिख रही हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए हुए हैं। अब मुझे तो लग रहा है किसी दिन, एक आध दिन में ये बयान ना आ जाए कहीं किसी मौलाना साहब का कि ये जहां पर ये बह रही हैं संगम के तट, वो भी वक्फ की जमीन है, यहाँ पर कैसे बह सकती हैं गंगा जमुना सरस्वती। ऐसा बयान भी आ सकता है क्या जल्दी ही सामने? तो वो तो गंगा जी, जमुना जी, ये सभी पर वक्फ की संपत्ति हो सकती है। फिर भू माफिया कह दिया है उन्होंने, योगी जी ने। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। मैंने कहा कि शहाबुद्दीन रिजवी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप भी एक बार नहीं कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। आप मौलाना को खरीदना चाहती हैं और मुझसे भी। अरे यार, क्यों बीच में बोलते हो? क्यों बीच में बोलते हो? ये क्या तरीका है भाई? ये क्या तरीका है? बीच में क्यों बोलते हो? प्रशासन को तो बोल रहे हैं। रीमा जी, उनको चुप कीजिए ना। एक मिनट विनोद जी, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। ये सिर्फ एक मौलाना जी, अरे भाई एक मौलाना का बयान आता तो उनको हम कार्रवाई के लिए बात करते ना कि हाँ चलिए कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो हर रोज एक, कहीं यूपी से आ जाता है बयान, कहीं बिहार से आ जाता है, कहीं गुजरात से आ जाता है, सभी जगह से बयान आ रहे हैं। तो मौलाना साहब मेरा सुन तो लीजिए पूरी, मेरी सुन तो लीजिए पूरी। देखिए दिक्कत पता क्या है, टीवी को चाहिए मसाला। आप लोग खुश होते हैं इस तरह के बयान आते हैं तो, क्योंकि आपको डिबेट करने का मौका मिलता है। हाँ। मैं ये कहता हूं जो भी इस तरह का बयान दे, चाहे वो मौलाना हो चाहे कोई साधु संत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गैर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना ना तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को है ना प्राइवेट लोगों को है। अब योगी जी, आप मुझे एक बात बताइए, अपने दिल पर हाथ रखकर, आप पत्रकार हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। योगी जी ने कहा कि वक्फ जो है भू माफिया है, जबकि वक्फ 1954 का वक्फ एक्ट बना हुआ है, पार्लियामेंट से पास है, 1970 के गजट में मौजूद है। अरे भाई, जो चीज पार्लियामेंट से पास है उसको भू माफिया आप कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात, योगी जी कह रहे हैं कि जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उनके खाल की खैर कीजिए। आप उनके खिलाफ एफआईआर तो कर नहीं रहे और खाल की खैर बता रहे हैं। पहले एफआईआर तो कर लीजिए उनके खिलाफ, जब ही तो खाल की खैर होगी। एफआईआर तक अभी तक नहीं हुई और खाल की, ये सारे जो बयान हैं रीमा जी, ये आपकी डिबेट के लिए हैं।
ताकि अच्छा। डिबेट करें आप लोग। योगी जी ताकि मतलब मीडिया को डिबेट का पता मसाला मिले, दे रहे हैं एक रोज। चर्चा हो, अच्छा। हिंदू मुसलमान की नफरत बढ़े, ओके। रोजाना की चर्चाएं रहे, ये इसलिए बयान दिए जाते हैं। राकेश इन बयानों के त्रिपाठी। पीछे मकसद कुछ नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी थैंक यू रोज हमें मसाला देने के लिए। आप मतलब काम तो कर नहीं रहे, रोज डिबेट के लिए एक मसाला छोड़ देते हैं, फिर शाम को डिबेट हो जाती है। अब रशीदी साहब को भी मौका मिल जाता है डिबेट में आने का, वरना तो सैलरी के लिए उनको अपना मतलब धरना ही देना पड़ता है और तो कुछ हो नहीं पाता। आप बुजुर्गों को मेरे खिलाफ बोलेंगे, आप बुजुर्ग तो आपको बोलना चाहिए मेरे खिलाफ। सही बात है। ऐसे मुद्दों पर डिबेट होती है तो मौलाना साहब को नागवार गुजरता है। मौलाना साहब चाहते हैं कि ऐसे मुद्दे जो गड़े मुर्दे हैं वो गड़े रहें, उन पर चर्चा न होने पाए। चर्चा हो जाएगी तो भेद खुल जाएगा, इसलिए पर्दा है, पर्दा रहने दो। पर्दा उड़ जाएगा तो भेद खुल जाएगा। मैंने शुरू में कहा कि चर्चा इन पर पर्दा कार्रवाई होनी चाहिए। और आप निश्चिंत रहिए, कार्रवाई बिल्कुल होगी। और बोलने के आधार पर कार्रवाई होने की बात आप कह रहे हैं ना, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी का बेजा इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं, उसमें आप भी हैं। बड़े धुरंधर चैंपियन खिलाड़ी हैं इसके, बराबर बयान आप देते हैं। और ऑडियो चला गया, ढूंढना पड़ेगा। हाँ। आप तो जेल की सलाखों के आप पीछे गलत हो बोलना जाएंगे। शुरू किया है तो ऑडियो तो जाएगा ही। किसको किसको लेकर आएंगे रेवा जी? देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं संयम के साथ बोले, सब लोग बोले। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, आजादी का उपयोग करें, संयम के साथ बोले। लेकिन ये बोलने की प्रवृत्ति आती कहां से है, ये ताकत मिलती कहां से है, ये हिमाकत होती कहां से है? इसके पीछे जो वक्फ का काला कानून है, सेक्शन 85, जो कहता है कि वक्फ के द्वारा जो भी निर्णय हो जाएगा, उस निर्णय के खिलाफ किसी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होगी। ये काला कानून बदला जाना चाहिए। कहिए आप, हाँ आप कहिए, स्वीकार करिए कि हाँ वक्फ के नाम पर जो इसको बदला जाना चाहिए। अखिलेश कटियार जी, कौन प्रवोक कर रहा है मौलाना रशीदी को? मौलाना रशीदी तो कह रहे हैं कार्रवाई हो, जो भी गलत बयानी कर रहा है उसके खिलाफ भी हो, जो वक्फ की जमीन नहीं होते हुए भी उस पर दावा ठोक रहा है उस पर भी FIR हो। अब वो तो बिल्कुल कह रहे हैं होना चाहिए, तो फिर क्यों आप लोग उकसाते हैं फिर मौलानाओं को वक्फ के नाम पर सबका साथ देकर, उनका समर्थन करके? कौन उकसा रहा है फिर? नहीं, राकेश त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़े भले आदमी है राकेश जी, कि जो अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों ने बहुत बुरे तरीके से किया है। ये कानून का राज है। लेकिन राकेश जी, आपके कानून के राज में बुलंदशहर के अंदर एक दलित पुलिसकर्मी को घोड़े पे चढ़ के शादी नहीं करने दी। ये अभिव्यक्ति की आजादी। पुलिसकर्मी दलित हो गया, पुलिसकर्मी दलित हो गया, कहां की बात है बताओ जरा, झूठ मत बोलिए आप। हाँ, झूठ बोल रहे, आप झूठ मत बोलिए, नमाजबाजी बनके झूठ मत बोलिए। अब ये अच्छा, नाम बता दीजिए, प्रूफ बता दीजिए थोड़ा सा। वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं आप। अखिलेश जी थोड़ा सा डिटेल बताइए, इसकी क्या डिटेल है? अभी हम त्रिपाठी जी को अभी 3-4 दिन पहले बड़ी न्यूज थी, मैंने उसको न्यूज आपके सामने लिख के नहीं रखी है। आपको अगर आप थोड़ी देर में नाम भी बता दूंगा। लेकिन रीमा जी नहीं, अखिलेश जी अगर इस तरह का कोई आरोप लगाते हैं ना और डिबेट में बैठकर नेशनल टीवी पर आरोप लगाते हैं, तो कुछ सच्चाई अपने पास रखनी चाहिए। अगर प्रूफ मांगा जाए तो दिया जा सके। दीजिए। हमारा 10 मिनट का है। हाँ। राजस्थान के समाज को बांटने की कुत्सित मानसिकता जो है ना जी, को बंद कराइए प्लीज, नहीं फिर डिबेट से हटा दीजिए आप हमें। विनोद जी बीच में नहीं, मैं मांग ओके एक एक करके उनकी बात का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन अखिलेश जी आपके पास अभी समय है, अभी भी डिबेट में आपको, अरे भाई कुछ तो डिटेल्स ले लीजिए ना केस की। अब आपने इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है, दलित और वो भी पुलिसकर्मी। बताओ ना कहां का है, क्या नाम है उस पुलिसकर्मी का? रीमा जी एंकरिंग कर रही है ना। अरे भाई साहब, मैं हिंदू समाज का कार्यकर्ता हूँ, मुझे पता है रीमा जी एंकरिंग कर रही है। हिंदू समाज को काटने बांटने की ये नवाजवादी प्रवृत्ति छोड़िए। हिंदू की ठेकेदारी मत करो। आप कोई हिंदू के ठेकेदार नहीं है। मुझे नाम बताओ, किसने दिया हिंदू की ठेकेदारी आपको? आपने नमाजियों को ठेकेदारी आपने बताइए कौन सा पुलिस वाला था? तो किसने हिंदुओं को ठेकेदार बनाया है? ऐसे झूठ फैला के आप बच नहीं सकते। मैं बच के नहीं जाने दूंगा नमाजवादियों को। नेशनल टीवी टेलीविजन में हमारे खिलाफ बात करते हैं।
अच्छा एक मिनट विनोद जी एक मिनट अखिलेश जी आप डिटेल्स लीजिए, लेकिन राकेश त्रिपाठी आपको इस केस के बारे में कुछ पता है? क्या आरोप लगाया है ये अभी अखिलेश जी ने? नहीं, इस तरह की झूठी खबरें फैलाना, झूठी खबरों के बारे में आकर के बताना, ये अभ्यास बन गया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, हिंदुओं के भीतर विभाजन करना, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर गोलबंदी करना, यही समाजवादी पार्टी करती रही है और इसीलिए इस तरह का कुत्सित प्रयास कर रही है। इस प्रकार के प्रयास करने वाले लोगों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी मैं कह रहा था ना, अभिव्यक्ति की आजादी का बेजा इस्तेमाल, ऐसे ही बेजा इस्तेमाल किया था, ऐसे ही बेजा इस्तेमाल करने का काम अखिलेश कटियार कर रहे हैं। त्रिपाठी साहब, कन्नौज के अंदर गौरी शंकर मंदिर में माननीय अखिलेश यादव जी को पूजा नहीं करने की थी। अभी बुलंदशहर से कन्नौज आ गया। हिंदू के ठेकेदार तो आप अखिलेश यादव हिंदू नहीं है। नहीं अखिलेश जी आप डिटेल निकाल पाए क्या? अखिलेश जी ठेकेदारी आपके पास है। अखिलेश जी आप डिटेल निकालिए। अखिलेश जी डिटेल निकालिए। नहीं ऐसे हिट एंड रन नहीं करेंगे अखिलेश जी। आप डिटेल निकालिए, तब तक मौलाना रशीदी बोलेंगे। आप डिटेल निकालिए। शंकर मंदिर कन्नौज की घटना, क्या अखिलेश यादव जी को मंदिर में पूजा नहीं करने दिया था? अरे भाई, दलित पुलिसकर्मी का नाम बताइए ना। पहले दलित पुलिसकर्मी का नाम ढूंढ के लाइए आप। मौलाना रशीदी ओके, मौलाना रशीदी ऐसे नहीं करोगे आप। मौलाना रशीदी आप बोलना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए। अब उनका फ्रेम चला गया। चलिए खैर, अखिलेश जी जल्दी ढूंढिए, क्योंकि इस तरह से हिट एंड रन करने का प्लेटफॉर्म मैं नहीं दूंगी। 15 मिनट डिबेट है ये 15 मिनट डिबेट है, और आप नाम भी ढूंढिए, आप डिटेल ढूंढिए, क्योंकि संभल के अगर हम लोगों की बात करते हैं तो आपको लगता है गड़े मुर्दे, अखिलेश यादव को लगता है गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। आप एक एक करके इस तरीके की चीजें ला रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाए फिर? मौलाना रशीदी, हिंदू समाज को कलंकित करके ये खबरों को ओके विनोद जी रशीदी नहीं मेरे भाई, मौलाना रशीदी। रीमा जी, राकेश भाई को तो ये भी पता नहीं होगा कि अभी मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई थी, वो भी अमित जायसवाल करके मुसलमान नाम से, पठान नाम से धमकी दी गई, और वो लड़का जब पकड़ा गया तो वो हिंदू था। पॉइंट क्या है? उसने कहा कि मैंने अपने दोस्त को फंसाने के लिए ऐसा कर दिया। ये भी ना आपको पता होगा, ना किसी को पता होगा। पॉइंट क्या है इसका? संभल से क्या लिंक है भाई? संभल से क्या लिंक है इसका? इसका वक्त से क्या लिंक है? सवाल लिंक का नहीं है, सवाल यही है। सवाल ये है, प्रयागराज के शैलेश यादव के बारे में जानकारी है या नहीं है? प्रयागराज के शैलेश यादव के बारे में जानकारी है या नहीं है कि नवी में पढ़ने वाले एक शैलेश यादव की हत्या केवल इसलिए कर दी जाती है बेरहमी के साथ, क्योंकि उसने मुस्लिम परिवार की एक बच्ची के साथ प्रेम प्रसंग करने का काम किया था, उसके साथ बातचीत करने का काम किया था। बातचीत करना इतना अखबार गुजरा कि हत्या कर दी। अब अखिलेश कटियार की बोलती बंद हो गई। वैसे तो ये यादवों की पार्टी बनेंगे, लेकिन शैलेश यादव कोई लगाव नहीं होगा, क्योंकि वहां हत्या के आरोपी मुसलमान हैं। इसलिए मैं बताऊं, मौलाना रशीदी सुनिए, राकेश भाई, गुनाह कोई भी करे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए। आपने तो पक्ष लिया। आपने जो एग्जाम्पल दिया वो एक ही नाम का दिया, लेकिन ये दूसरे यादव का नाम आपने नहीं लिया। आप तो बहुत ज्यादा पार्शियलिटी कर रहे हैं मौलाना रशीदी। क्यों इतना जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं? क्यों इस तरह से बदलाव आ गया? कोई हो, कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। हाँ, ये कहिए ना, तो आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं दूसरी मिसाल लाकर। हिंदू मुसलमान जरूर करना है आपको। नहीं, आप लोगों को बहुत चिंता करते हैं ना, राकेश भाई, पीडीए का नाम सुनिए। अरे सुनिए मेरे भाई, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि गलत काम कोई भी करे, उसका पहले तो ये होना चाहिए कि हाँ ये गलत हुआ है, फिर दूसरी मिसाल बताइए। आप तो दूसरी मिसाल देकर अपने पापों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हिंदू करे तो कोई बात नहीं, लेकिन हिंदू मुसलमान जरूर आते हैं। मोहित खान अगर नाबालिग अति पिछड़े वर्ग की बच्ची के साथ बलात्कार करेगा, गैंगरेप करेगा, और समाजवादी पार्टी डीएनए जांच के आंच में उसको छुपने की कोशिश करेगी, तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होंगे ना कि मोहित खान के साथ समाजवादी पार्टी क्यों खड़ी है? अखिलेश कटियार जी क्यों खड़े हैं आप? अखिलेश कटियार क्यों उनके साथ खड़े हैं आप? और नाम पता लगाओ तो बताइए, नाम पता लगा। बुलंदशहर जिले के जहांगीराबाद की घटना है। नंदलाल जी के बेटे के साथ ये घटना घटी है, जाके चेक कर लीजिए उसको। क्या घटना घटी है? घटना क्या है?
वो मारपीट की घटना थी, आप उसको जाति से जोड़ रहे हैं। घोड़े पे चढ़ने नहीं दिया जाए, डीजे तोड़ दिया। मारपीट की घटना थी भाई, मारपीट की घटना थी जिसमें पुलिस ने कार्रवाई भी की है, जिसमें पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है, आप उसको जाति से जोड़ रहे हैं। उसे वो पुलिस ने बाद में आके शादी कराई है, जहांगीराबाद थाने की घटना है। अरे पुलिस, अभी आपने कहा पुलिस कर्मी के साथ ऐसा हुआ, अब आप कह रहे हैं पुलिस ने शादी कराई। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन कर रहे हैं आप अखिलेश ये जी। पुलिसकर्मी है। और दूसरी बात जो डीएनए की बात कर रहे हैं राकेश जी, डीएनए जांच एक रूटीन प्रक्रिया है। जब भी कोई पीड़ित पे आरोप लगता है उसकी डीएनए जांच होती है। को सपा से बाहर निकाला कि नहीं निकाला ये बताइए। मोहित खान अब भी समाजवादी पार्टी का सदस्य है, अब तक मोहित खान को बाहर नहीं निकाला है आपने। वो गैंगरेप का आरोपी है, वो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन आपने उसको बाहर नहीं निकाला अब तक। त्रिपाठी जी, गुजरात में जो रेप के पीड़ित लोग थे उनको इज्जतदार कैसे माला बना रहे थे? अयोध्या, ये मिल्कीपुर में चुनाव है, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये मोहित खान के साथ खड़े हैं, मोहित खान बलात्कारी है, उनके साथ खड़े हैं आप। जेल से बाहर निकाल के उसके बाद जो घटना घटी है, इस पे बात नहीं करना चाहिए राकेश जी आपको। पहले मोहित खान के मामले पार्टी का है, गुजरात पहुंच गए, अभी कन्नौज भाग कर आ गए थे बुलंदशहर से, आप सीधे गुजरात पहुंच गए। अभी थोड़ी देर में पाकिस्तान पहुंच जाओगे, अफगानिस्तान पहुंच जाओगे, बांग्लादेश चले जाओगे। भारत से बाहर है क्या? तो मैं भी यही सवाल कर रही हूँ अखिलेश कटियार जी, अखिलेश कटियार जी फिर घूम के वही आ गए हम जहाँ से हमने डिबेट शुरू की थी। अखिलेश कटियार जी, मैं भी वही कह रही हूँ कि संभल भी उत्तर प्रदेश और भारत का हिस्सा है। आप ही की बात पर आ गई मैं। संभल भी हिस्सा है, प्रयागराज भी हिस्सा है, दोनों पर चर्चा होनी चाहिए। संभल में अगर पीड़ित लोग हैं, कोई दंगाई हैं, तो होना चाहिए ना हिसाब। मैं बिल्कुल सहमत हूं। क्यों अभी तक इस पर एक ट्वीट नहीं आया? एक भी ट्वीट नहीं आया समाजवादी पार्टी की तरफ से। कोई पीड़ित है, आप उसके बारे में कार्रवाई करें, सरकार का कर्तव्य है। अगर कोई पीड़ित है, अभी भी अगर मगर है, आपको पीड़ा दिख नहीं रही है, जांच के बाद, अगर नहीं जांच के बाद पहले कह दीजिए, जांच से पहले कह दीजिए। जांच का विषय जांच होने दीजिए, रिपोर्ट आएगी, आप फैसला लीजिए। 47 साल बहुत लंबा समय है, सबको पता लग चुका है किसने क्या किया था। अभी भी अगर मगर है क्या अखिलेश जी और साजिद जी? रीमा जी, अभी भी अगर मगर है? आपका काम रिपोर्ट देना नहीं। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि कोई गुनहगार है सजा दो उसको। आपको चुना किस लिए है जनता ने? आपको भी चुना था। संभल के तमाम आरोपियों से जेल में मिलने जा रहे हैं, मिजाज पूछी करने का काम कर रहे हैं, उनका मिजाज पूछ रहे हैं, जेल जाकर के आरोपियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, गलबहियां कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनको ये हिमाकत देने का फिर आप साहस दे रहे कि नहीं दे रहे? चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है। एक फाइनल कमेंट मौलाना रशीदी, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या वक्फ के आ रही हूँ, सभी के पास आ रही हूँ, वक्फ के नाम पर जो पूरा एक भू माफिया चल रहे हैं ना कुछ, उनके साथ आप हैं या नहीं है? बस ये बताइए। नहीं, मैं तो उस कानून के साथ हूं जो 1954 में सरकार ने पार्लियामेंट में पास किया। ठीक है। 1970 के गजट के साथ हूं। ठीक है। दूसरी बात, जो संभल की जांच करना चाहते हैं, मैं इनसे कहता हूं मुजफ्फरनगर की भी जांच कर लीजिए। मुजफ्फरनगर में पहले संभल की हो जाए, पहले संभल की हो जाए ना, पहले संभल की हो जाए। मुजफ्फरनगर से पलायन किए थे, संभल की हो जाए एक बारी, क्योंकि मुजफ्फरनगर भी उत्तर प्रदेश में है। विनोद बंसल जी फाइनल कमेंट। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है, विनोद बंसल नहीं है। विनोद बंसल, देखिए रीमा जी देखिए, उस मौलाना का इन्होंने ये तो कह दिया कि पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन ये इस्लाम के मौलाना हैं। इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि दारुल देवबंद से या जमीयत उलमा हिंद से कोई फतवा जारी होना चाहिए ऐसे मौलानाओं के खिलाफ जो विश्वमन कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जो समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, उनसे आपने ये नहीं पूछा कि आखिरकार इनके नेता ये कह रहे थे कि गंगा जी में स्नान करोगे तो मर जाओगे, ठंड के मारे, ये तो बहुत बुरी हालत है यहाँ पर तो। और दूसरी बात ये कि ये जो कुंभ ऐसा तमाम तरह के रोजाना के आक्षेप लगा रहे हैं, कम से कम इसमें समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। और तीसरी बात ये कि देखिए, वक्त नहीं है, इतना हो गया। अखिलेश कटियार जल्दी बोलिए। मैं आपके जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता है राकेश जी, हम ये चाहते हैं कि जो सरकार ने के लिए जो जनता का और जनादेश है उस पर भी काम करें। बहुत जरूरत है, प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति है, जनादेश तो संभल से भी मिला है भाई।
ठीक है, जी। राकेश तो त्रिपाठी उस पे एक काम लाइन। होना चाहिए राकेश जी। राकेश त्रिपाठी। जनादेश पर ही काम किया, इसीलिए 37 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बने हैं। जनादेश पर ही काम किया है, जनादेश पर ही काम किया। जब 14 जीते हैं, 17 जीते हैं, 19 जीते हैं, 22 जीते हैं, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 24 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। तो हम जनता के जनमत पर ही काम कर रहे हैं, गरीब कल्याण योजनाओं पर काम कर रहे हैं। हम बिजली देंगे और बिजली चोरी करने किसी को नहीं देंगे। जो चलिए, बिजली बहुत चोरी बहुत करने की शुक्रिया। हिमाकत करेगा आप सभी उसे खास जेल भेजेंगे। मेहमान आज 5 की पंचायत में जुड़े, और इसीलिए सर्जरी तो भाई शुरू हो गई है, और सर्जरी जब होती है तो कुछ लोगों को दर्द भी होता है, लेकिन उस दर्द का इलाज भी योगी आदित्यनाथ के पास है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और देखते हैं 1 हफ्ते के अंदर, इतने कम समय में, अब जब रिपोर्ट आ ही जाएगी तो साफ तो हो ही जाएगा कि आखिर सर्जरी के बाद निकल कर आया क्या सामने। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।